तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग टेंस सीखते हैं। आप लोग को एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि जो टेंस होता है पूरे अंग्रेजी का रीड होता है। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो बहुत सारी चीज आप अंग्रेजी का नहीं सीख पाते हैं। जैसे टेंस नहीं है तो वॉइस आपको सीखने में दिक्कत होगा, नरेशन सीखने में दिक्कत होगा, यहाँ तक कि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट जब करेंगे तो वहां पर भी दिक्कत होगा। तो टेंस आपको अच्छे तरीके से सीखना होगा। बच्चों, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है या भोजपुरी है या कोई दूसरी लैंग्वेज है और आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको ग्रामर का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो टेंस है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आज की इस क्लास में टेंस को सीखेंगे अच्छे तरीका से। अगर आपको इससे पहले टेंस में दिक्कत आ रहा हो या आप पहली बार टेंस सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी कारगर सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को देखिए और सीखते चलिए। मैं बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे और सीखेंगे। देखिए, टेंस का मतलब होता है बच्चों काल। क्या होता है? काल। और इसका मतलब होता है समय। लेकिन कोई आपसे पूछ दे कि आप बताइए टेंस हम किसको कहेंगे, टेंस किसे कहते हैं, तो बताओ किसको कहोगे? तो इसका डिफिनेशन याद कर लेना। इसका जो परिभाषा होगा, टेंस का जो परिभाषा होगा, हम कहेंगे जिस समय में कोई कार्य, जिस समय में कोई कार्य करने या होने का बोध हो उसे बच्चों बताओ तो क्या कहोगे? उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि टेंस किसको कहेंगे। तो जिस समय में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उस समय को हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम खेलते थे, चाहे आप खेलते थे। यहाँ पर आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? आप खेलते थे, ये इस प्रकार से है। आप लोग देखने से यहाँ पर अंदाजा लग रहा होगा कि मैं पढ़ता हूं, ये जो काम हो रहा है अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, और जो अभी हो रहा है इसको हम लोग प्रेजेंट के अंतर्गत रखेंगे। बच्चों, आप खेलते थे तो ये क्या है? ये जो है बीत चुका है और इसको पास्ट में रखेंगे। कैसा ही आएगा? वो जो होगा फ्यूचर के अंतर्गत आएगा, जिसमें गागे की अंत में जुड़ा रहता है और वो भविष्य में कार्य होने का वहां से अनुमान लगाया जाता है। क्लियर है? तो आप लोग से पूछेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को, सब लोग को जानकारी होगा टेंस बच्चों कितने प्रकार के होते हैं। तो कहिएगा सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख देना 3 प्रकार के। कौन प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। बताओ टेंस कौ प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। और ये तीनों का टाइप लिख लिया जाए। चलो बोलो तो कौन कौन होता है? 1 नंबर पे लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस। बच्चों बता दो दूसरा का कौन सा टाइप होता है? तो होता है पास्ट टेंस। क्या होता है बच्चों? पास्ट टेंस। और एक बताइए कौन होगा? फ्यूचर टेंस। कौन होगा? फ्यूचर टेंस। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान का। क्या बोलते हैं? वर्तमान का। आप बताइए कि पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस को भूतकाल। क्या बोलते हैं बच्चों? भूतकाल। और इसको बोलिए क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। बोलेंगे क्या चीज? भविष्यत काल। तो चलो यहां तक आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया है। बोलो तो टेंस को प्रकार का होता है 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये सबके बारे में अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम 1 नंबर पे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस।
अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, तो अगर कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो तो उस समय को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन आप लोग को याद करना होगा, तो कर लीजिएगा। हम पूछेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट टेंस मुख्यतः, चाहे लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्यतः नहीं कहेंगे, प्रेजेंट टेंस तो ये तो निश्चित है कि 4 प्रकार का ही होता है। बोलो बच्चों बता दो तो कौन कौन होता है। चलो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको और क्या नाम से जानते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो दूसरा का बता दो क्या है, दूसरा का बोलो तो क्या है, दूसरा का कहोगे सर, दूसरा का हमको अच्छे तरीका से पता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा का बच्चों बताओ तो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको और क्या नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ये मैं जितना लिखवा दूंगा इससे तो बाहर कभी नहीं टेंस कोई पढ़ाएगा, और इससे बाहर कहीं एग्जाम में भी नहीं आएगा। जो अभी हम बता रहे हैं, जितना बेसिक ट्रांसलेट करने वाला ये सारा चीज इसी पे आधारित रहेगा, सारा इसी से रिलेटेड रहेगा। लेकिन बच्चों थोड़ा सा हम लोग जब टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, जो अपर क्लास के लिए होता है, जैसे कोई 12 क्लास 11 क्लास का पढ़ रहा है, तो उसमें टाइम एंड टेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है इसी का रूप। अभी कल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंस। देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको और एक नाम से जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जैसे आप लोग कहीं रोड बन रहा होता है तो वहां पर देखते हैं कि लिखा रहता है कार्य प्रगति पर है। प्रगति मतलब कार्य अभी जारी है, प्रोग्रेस पर है, तो उस समय इसलिए हम लोग कहेंगे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब जो काम है वो क्या है, जारी है। अब देखो इसका तीसरा जो रूप है वो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बच्चों और होता है, आप लोग को पता है प्रेजेंट, ये तो अच्छे से जानकारी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलो ये चारों आप लोग समझ चुके हैं। चलो बोलो तो कौन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही आप लोग के बुक में मिलता है देखने को, और ये हमने अपने से लिखवाया है, और ये सिंपल वाला तो रहता ही है। तो ये सारा चीज आप लोग समझ चुके हैं। क्या प्रेजेंट टेंस का कौन प्रकार होता है, तो कहिएगा सर 4 होता है, और ये चारों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है। चलो अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, सबके बारे में सीखते हैं। बच्चों ये पढ़ेंगे तो 1 महीना लगभग लग जाएगा, लेकिन हम लोग इसको 3 वीडियो में अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो आप सब देखते चलिए। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको कौन सा नाम से जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। चलो इसका सबसे पहले आप लोग पहचान लिख लो। क्या लिखोगे, पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब में एक ही बात लिखना है। क्या लिखना है, देखो क्या लिखना है, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, बस इतना सब में लिखाएगा। जितना हम टेंस लिखवाएंगे सब में लिखवाएंगे, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में। अब देखो क्या रहता है, ता है, ती है, ते हैं, रहे तो उसे, रहे तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलो बताओ, जिस हिंदी मुख्य क्रिया का अंत में क्या रहे? ता है, ती है, ते है, रहे तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या ये क्या करता है? हैबिट को बताता है। क्या बताता है? हैबिट को, मतलब आदत को। कोई ऐसा काम जो आदत के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे सूरज पूरब की ओर उगता है, तो ये तो रोज का काम है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज का काम है, या एक ये आदत जैसा कोई, मतलब ऐसा भी काम होगा कि आदत जैसा, जैसे गाय दूध देती है, तो ये सारा चीज जितना है तो अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, जिसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है ना बच्चों? तो चलो जैसे में इसका लिख लिया जाए, बोलो तो क्या होगा? जैसे में बोलो क्या हो जाएगा? जैसे मैं पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा बच्चों? मैं पढ़ता हूं। ये सीखना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कानून भी है, ये उतना आसान नहीं होता है। चलो बच्चों, ये बनाने से पहले हम लोग का स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? STR लिख देंगे तो आप लोग समझिएगा क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है? इसके लिए होता है सब्जेक्ट, SUB मतलब सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ये हम लोग को सीखना है कब पहला रूप और कब पांचवा रूप यूज करना है। ठीक है ना? अब देखिए, यही के आधार पर हम लोग इसको पहले बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जो शुरू में आता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कार्य कर रहा है सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूं तो काम कौन कर रहा है? मैं। और मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। यहाँ पर बच्चों ये एक मत गलती कर देना कि एम लगा देना, क्योंकि यह स्ट्रक्चर में कहीं हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं यूज होगा। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उस समय हेल्पिंग वर्ब हम लोग लाएंगे। चलो बताओ, सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप, तो इसमें वर्ब कौन है? तो जो काम हो रहा है, तो काम कौन हो रहा है? पढ़ने का। और पढ़ने का तो सब लोग जानता है कि रीड होता है। क्या होता है? रीड होता है। तो आई रीड हो जाएगा। और बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर रहता कि मैं किताब पढ़ता हूं तो लिखते आई रीड ए बुक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फुल स्टॉप लगा दें। आप लोग समझ चुके हैं? इसको इसी के आधार पर ये सारे बनाएंगे। चलो, और इसमें लिख लिया जाए, ये एन स्ट्रक्चर लिखे तो आप लोग क्या समझोगे? बोलो। एन से निगेटिव और STR से स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर बहुत आसान रहेगा। आप लोग देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसको एक खंदा में रख दिया जाए, अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा और इसको हमें नीचे लिखना चाहिए था, अच्छा रहता है। चलो हो गया ना? चलो देखो, एन स्ट्रक्चर में अब आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग क्या समझिएगा? बोलिए। एन स्ट्रक्चर समझिएगा। देखिए तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद अब डू या डज लगा दीजिएगा। क्या करना है? डू या डज हेल्पिंग रूप में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद अब बच्चों अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? यही सारा चीज तो सीखना है। उसके बाद ट्रांसलेशन को अनुवाद करने में दिक्कत थोड़े है, ये सारा चीज सीख लो। ये नियम है बच्चों। क्या है? नियम। उसके बाद मैं एक और बताऊंगा, आई स्ट्रक्चर। ये आई स्ट्रक्चर अब क्या होता है? आई से इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाला होता है ना, क्वेश्चन वाला, जो क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, इस प्रकार से। जब ऐसा रहेगा तो उसको आई स्ट्रक्चर का अंतर्गत रखेंगे। सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। सॉरी, एक हमने गलती कर दिया है, ये निगेटिव हमने बनाया है और इसमें निगेटिव के लिए नोट ही नहीं लिखा है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं और यहां पर लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट। और उसके बाद वर्ब का पहला रूप और तब जाकर के ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया है? देखो, आई स्ट्रक्चर में रिप्लेस कीजिए, मतलब डू या डज को शुरू में कर देना है। डू या डज को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को इसके जगह पर थोड़ा सा चेंज करना है। प्लस अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। बच्चों अगर वाक्य में निगेटिव हो तो नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य में निगेटिव नहीं हो, मतलब नहीं लगा है,
तो हम नॉट नहीं यूज करेंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा दिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप और तब ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क तो लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया इतना। अब एक आता है WH वर्ड, तो WH वर्ड में सिर्फ शुरू में WH वर्ड लगा देंगे, बाकी ये सब ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा ये है इंट्रोगेटिव वैसा ही हो जाएगा। तो चलिए उस समय जब आएगा तो देखा जाएगा। ये आप लोग इसको सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद और हम अनुवाद बना करके आपको सिखा रहे हैं, कुछ नियम और बता रहे हैं। चलो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ दें और बच्चों यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट ये काफी इंपॉर्टेंट है। नोट 2 नोट लिखवाऊंगा। यदि सब्जेक्ट I V U दे या प्लूरल नाउन, देखिए यदि सब्जेक्ट I V U दे या प्लूरल नाउन मतलब जिससे बॉयज हो गया, बॉयज मतलब बहुत सारा, काउज मतलब बहुत सारा। अच्छा बताइए तो और प्लूरल क्या हो सकता है, जिससे बुक्स हो गया, तो ये सारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे कोई बहुत सारी चीज को जब संज्ञाओं को चाहे बहुत सारी चीजों को जब दर्शाया जाएगा तो उस समय उसको प्लूरल नाउन बोला जाएगा ना। इस उसमें लगा रहता है खास करके। यदि सब्जेक्ट I V U दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब का पहला रूप V1 तथा, देखिए V1 तथा सब्जेक्ट ही क्या हो, ही सी इट या सिंगुलर नाउन, क्या हो, सिंगुलर नाउन। देखो यदि सब्जेक्ट I V U दे या प्लूरल नाउन हो तो V1 तथा ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो V5 का प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों ये V1 और V5 क्या होता है, तो V1 वही मतलब जो सिंपल फॉर्म में हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, जिसे पढ़ना का, रीड, खेलना का, प्ले। लेकिन जब उसका V5 हम लोग लिखना होगा तो बताइए क्या करेंगे। जब V5 लिखना होगा तो याद कर लीजिए उसमें अंत में S या ES जोड़ देते हैं। S या ES जोड़ करके उसको क्या बनाते हैं, वर्ब के 5वां रूप। अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा तो आपके किताब में जो जूनियर इंग्लिश है चाहे करेंट भी है तो उसमें वर्ब का जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो उसमें कुछ जो दिखा है शुरू में लिखा है तो उसमें V1 V2 V3 V4 V5 तक लिखा है, लेकिन उसके बाद सारा जो वर्ब का पहला रूप, दूसरा और तीसरा रूप तक ही दिया हुआ है। तो वहां पर भी आप लोग ये समझ सकते हैं। चलिए ये सारा क्लियर हो गया क्या, बोलिए। तो सब्जेक्ट I V U दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का पहला रूप। तो यही देखिए I है तो हमने वर्ब का पहला रूप क्या यूज किया है, रीड। अगर यहाँ पर रहता कि वह पढ़ता है, बच्चों क्या होता, जैसे मान लो कि होता कि वह पढ़ता है, क्या रहता, वह पढ़ता है। सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज किया है। वह पढ़ता है तो क्या लिखते, वह का लिखते ही, लेकिन अब यहाँ पर रीड नहीं बल्कि रीड्स हो जाता। क्या होता बच्चों, रीड्स, क्योंकि अब हम लोग को वर्ब का 5वां रूप यूज करना होता है। क्लियर, ये अच्छा से समझ गए। चलिए एक और आप लोग नोट लिख लीजिए, अब बाकी अब हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। नोट लिख लो। नोट में आप लोग को बताएंगे यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। कैसा हो बच्चों, निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो देखो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, क्या लगता है, डू या डज का प्रयोग होता है।
अब किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, तो याद कर लीजिए, जिसके साथ हम लोग वर्ब का पहला रूप यूज कर रहे हैं उसमें डू, और जिसमें वर्ब का पांचवा रूप उसमें डज। मतलब अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसमें डू लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसमें डज लगाइएगा। क्या लगाइएगा? डज। जैसे आप लोग को मैं एक दो उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद ये सारा समझ में आ जाएगा। चलो मैंने एक बार दूसरा लिखा जाए, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। तो वह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ तो? सी लिखेंगे। सी तो लिख दिए, वह किताब पढ़ती है तो क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद पढ़ना के क्या होता है? रीड्स। क्या होता है? रीड्स। उसके बाद ए बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी रीड्स ए बुक, क्योंकि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। यही अगर हम लोग को निगेटिव बनाना होता कि वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, तो हम लोग बताओ तो क्या करते हैं? वह किताब नहीं पढ़ती है, क्या करेंगे बोलो? तो कहिएगा कि सर सी पहले लगाइए, पहले सी लगा दीजिए। उसके बाद अगर निगेटिव वाला हो तो देखो, निगेटिव वाला हो, यह निगेटिव स्ट्रक्चर है ना, जो आप लोगों को पीला कलर में ये दिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद डू या डज लिखा जाएगा। तो बताइए, तो सी लगा हुआ है तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। सी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो ये सारे के साथ बताओ तो क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब डज लगता है। ये आप लोग अलग से लिखना होगा तो लिख सकते हैं, कभी आप बाद में ना भूलें। और इसमें बच्चों बताओ तो क्या लगेगा? जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डू लगाना है। क्लियर है? तो बताइए, तो सी डज, उसके बाद क्या लिखना है? नॉट। देखो, सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट, वर्ब का पहला रूप। तो इसमें काम कौन हो रहा है? तो पढ़ने का, और पढ़ना का क्या लिखा था? रीड। बच्चों हमने यहाँ पर रीड्स लिखा था पांचवा रूप, लेकिन जब यहाँ पर डज लग जाएगा तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज कीजिएगा, रीड। उसके बाद किताब है तो ए बुक लिखेंगे। अच्छा, ये बुक क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो किताब है ये कॉमन नाउन है, इसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं और जो सिंगुलर रहेगा, मतलब उसको सिंगुलर का बोध करा रहा हो तो उस समय उससे पहले हम लोग ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर बुक्स होता कि वह किताबें पढ़ रही है तो ये लगाते नहीं ना। क्लियर है? चलो एक और इसी में बना लो, एक और बना लीजिए ताकि ये पूरा खत्म हो जाए। क्या वह किताब पढ़ती है? क्या वह किताब पढ़ती है? मैं एक ही जैसा बच्चों उदाहरण ले रहा हूं ताकि आप लोग को उसमें कुछ डिफरेंसेस दिखे, ठीक है? तब आप अपने से ऑब्जर्व इसको कर पाइएगा, अवलोकन कर पाइएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर खड़ी पाई नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देखो, जब शुरू में क्या आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव में कहां से शुरू करेंगे? डू या डज से। किसके आधार पर? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट तो वह है, और वह के लिए क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखा है बच्चों? डज। और वह लगा है तो वह, अब सब्जेक्ट लिखना है ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी। देखो, तो डज हमने लगाया, डू डज में सी को तो चयनित करना सीख गए। क्या लिखे? डज। और डज के साथ क्या लगेगा? सी। उसके बाद नॉट, तो नॉट, इसमें तो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का कौन सा? पहला रूप, तो वर्ब इसमें पढ़ना है, और पढ़ना क्या होता है? रीड। क्या होता है बच्चों? रीड होता है। पढ़ना क्या होता है? रीड होता है। और उसके बाद किताब है, किताब के लिए क्या लिखेंगे? ए बुक। तो ये सारी चीज आप सीख चुके हैं कि ना? हम लोग थोड़ा धीरे धीरे सीखे हैं, एक एक चीज मैंने बताया है, सब नोट्स के रूप में लिखवाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा का अब हम लोग पढ़ना सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा सीखेंगे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताओ क्या रहेगा? सबसे पहले तो पहचान ही लिखना है। पहचान बताओ क्या होगा? तो आप लोग को मैंने बताया है शुरू में क्या लिखना है, सब में एक ही जैसा एक ही जैसा लिखना है। जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में
जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा अब इसमें? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे तो उसे बच्चों बताओ क्या कहेंगे? उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद कर लेना, एकदम इसको रट जाना। जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों यहीं तक मत छोड़ देना, इसके लिए मैं दूसरा का डिफिनेशन लिखवा रहा हूं। अगर कोई अभी ये क्यों लिखवा रहा हूं, कुछ कारण होगा तब। अगर कोई कार्य वर्तमान समय में जारी हो तो उसे बच्चों बताओ क्या कहेंगे? उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद कर लीजिएगा कि अगर कोई कार्य वर्तमान समय में जारी हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलो अब देखा जाए कि ये काहे हम लिखवाए। चलो सबसे पहले इसका एग्जांपल लिख लिया जाए, मतलब जैसे लिख लीजिए, इसका उदाहरण लिख लिया जाए। बोलो उदाहरण इसका क्या होगा? जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप लोग पहचान लोगे कि नहीं? देखो लास्ट में हमने लिखा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें एक रहा हूं छूट गया है, रहा हूं, रहे तो हम बताओ क्या कहेंगे इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो काम है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये कब कहा जाएगा? जब ये काम जारी हो। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई कार्य वर्तमान समय में, कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान है? तो लास्ट में है, हु चाहे हो लगा रहेगा तो ये हम लोग समझ लेंगे कि वर्तमान समय का काम है और वर्तमान समय में ये जारी है, जिसके कारण हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? देखो बच्चों, मेरा ये दूसरा का उदाहरण पहचान लिखवाने का, इसका डिफिनेशन लिखवाने का कारण है कि अगर रहेगा भिखारी दरवाजा पर खड़ा है, तो अब बताओ तो इसका क्या है? लास्ट में तो रहा रही नहीं है, लेकिन भिखारी दरवाजा पर जो खड़ा है वो क्या है? काम जारी है अभी वर्तमान समय में, जिसके कारण हम इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा डिफिनेशन आपको किताब में नहीं मिलेगा। एक और हो सकता है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो ये ठा हूं लगा है, लास्ट में तो रहा रही नहीं लगा है, तो उस समय भी आपको ये सारा चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अब सबसे पहले अब हम इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे, तभी ना बन पाएगा। चलो स्ट्रक्चर देखो तो बहुत आसान होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा नियम नहीं सीखना है। जैसे उसमें नोट हम लिखवा रहे थे, कहाँ V1 कहाँ V2, कुछ टेंशन नहीं। देखो इसमें एक ही काम करना है कि इसमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्या करेंगे बच्चों? इज एम आर प्लस वर्ब में ING लगाना, मतलब वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्लियर है? बस इतने। इसका एन स्ट्रक्चर लिख लो। एन स्ट्रक्चर बोलो तो क्या होगा? तो यही सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट, सिर्फ इसमें अब लगाना है, उसके बाद वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर? ठीक है। अब देखो आई स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? आई स्ट्रक्चर क्या होगा? आई स्ट्रक्चर तो बहुत आसान रहेगा, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, मतलब सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर और वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर। मतलब अब ये शुरू होगा इज एम आर से प्लस, उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट वाक्य में हो तो यहीं पर लिखेंगे वर्ब का चौथा रूप, मतलब वर्ब में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है। ये सारा समझ में आ गया?
सारा जब समझ में आ गया है तो चलो इसको सॉल्व किया जाए, इसको अब बनाया जाए। देखो तो, देखो मैं है, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्या होता है? आई होता है। एक चीज तो आ गया। अब देखो आई के साथ इज, एम या आर, इसमें से तीनों में से कौन प्रयोग करें? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एम लगता है। आई के साथ बच्चों क्या लगता है? एम लगता है। नहीं, आई के साथ एम लगता है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मतलब वर्ब का चौथा रूप लिखना है। तो वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, तो काम कौन हो रहा है? काम कौन हो रहा है? तो कहिएगा सर इसमें खेलने का काम, खेलने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्या चीज? प्ले। और इसमें आईएनजी जोड़ देना है, खेलना का प्ले और आईएनजी जोड़ देना है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, द क्रिकेट। लिख लोगे बच्चों, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। क्लियर? अब देखो भिखारी दरवाजा पर खड़ा है, तो ये तो पहले निश्चित है, तो हम लोग को द लगाना होगा। द लगाएंगे, और भिखारी का क्या होता है? बेगार। बेगार, BEGGAR, द बेगार। उसके बाद इसमें देख करके ये खड़ा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये काम जारी है, जिसके कारण ये सिंगुलर है तो इज लगाना है। द बेगार इज, खड़ा होने के क्या होता है? स्टैंडिंग। क्या होता है? स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग ऑन द डोर। भिखारी दरवाजा पर खड़ा है, क्या लिखेंगे? द बेगर इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। चलो बच्चों, एक अब हम लोग निगेटिव वाला देखते हैं, और एक आप लोग को बनाने के लिए देंगे ताकि आप लोग कमेंट में बता सको। जैसे वह पत्र लिख रहा है, ये आप लोग बनाओ। और एक मैं दे रहा हूं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये आप लोग को अपने से बनाना है और कमेंट में बताना है कि आपने कैसे बनाया। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे? तो हम लोग का बोलिए क्या होता है? वी। क्या होता है बच्चों? वी। और वी के साथ क्या लगता है? आर। ये देखो तो, नहीं जा रहे हैं निगेटिव बोला ना है, ये वाला स्ट्रक्चर पे बनेगा। सब्जेक्ट हमने लिखा इज, एम, आर में से क्या लगेगा? तो वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है, वी आर। उसके बाद नोट लगाना है, तो नोट तो इसमें नहीं है, तो इसलिए नोट लगाएंगे, वी आर नॉट। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मतलब जाने का लिखा जाएगा, और जाने का क्या होता है? गो, और इसमें आईएनजी जोड़ दो, गोइंग। अब स्कूल है, और जब गति हो, मतलब जब मोशन यहाँ पर दर्शाया जा रहा हो, जब जाने के लिए अर्थ है तो इसमें टू लगाया था, टू। स्कूल है तो स्कूल में बताओ क्या लिखेंगे? स्कूल का तो स्कूल लिखाता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यहां तक आप बच्चों सीख गए क्या? अब हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो जो भी ले लीजिए, दिख रहा है जो, नहीं तो आप लोग साथ ही साथ वीडियो रोक रोक करके लिखते चलिए। अब हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो सबसे पहले यही हम लोग को सीखना है, पहचान। क्या सीखना है बच्चों? पहचान। तो लिख लीजिए, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, इतना तो हम सब में लिखवा रहे हैं, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, क्या बच्चों? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, रहे तो उसे, और इसमें या है, और इसमें रहता है बच्चों या है, ई है, ए है, रहे तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलो अब इसको देखो कैसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। वह पटना जा चुका है, वह पटना जा चुका है। बच्चों हमने लिखा कि वह पटना जा चुका है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लास्ट में देखो, तो चुका है, तो जब लास्ट में लगा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, अगर इस प्रकार से रहेगा तो क्या टेंस कहोगे, बोलो तो कौन सा टेंस कहोगे? तो कह देना कि सर हम इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ये सारा आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सारा चीज आप सीख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग वॉइस और नरेशन सीखेंगे तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। क्लियर? वह पटना जा चुका है, वह पटना गया, वह पटना गया है। तो ये दोनों एक ही जैसा है, ये दोनों क्या है, एक ही जैसा। इसमें वह जा चुका है, वह पटना जा चुका है, वह पटना गया, दोनों सेंटेंस में एक ही जैसा है और दोनों को एक ही जैसा स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखवाएं, क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लिखवाएं, क्या करेंगे? स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर लिख लिया जाए। स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। क्या लगेगा बच्चों? हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट हैगा। ठीक है, इसका एन स्ट्रक्चर लिख लो। क्या लिखेंगे? एन स्ट्रक्चर। क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो आएगा हैज या हैव, लेकिन अब इसके बाद नॉट लगाना है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नेगेटिव है तो उसमें क्या लगाओगे? नॉट लगाना जरूरी है। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस नॉट प्लस वर्ब के तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एक और लिख लिया जाए, आई स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों? आई स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि हैज हैव को पहले लिखेंगे, हैज या हैव को हम लोग कहाँ लिखेंगे? पहले, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का तीसरा रूप आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। ये सारे जिससे हम लोग गणित बनाते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है ना, तो ऐसा ही है, ये अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है और यही बच्चों काम आएगा जब वॉइस आप पढ़ रहे होंगे, जब आप नरेशन पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे वह पटना जा चुका है तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। और बच्चों ही के साथ क्या लगता है? हैज। ही के साथ क्या लगता है? हैज। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके साथ क्या लगता है। देखो, अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब कि कोई प्लूरल नाम हो तो ये सब के साथ में हैव लगाइएगा। और जब ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन क्या हो? सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो तो ये सब के साथ बोलो क्या लगाओगे? ये सब के साथ में हैज लगाना है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखोगे क्या हमेशा? देखो, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हैव, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हैज। क्लियर है? ये समझ चुके आप? तो चलो, जब आप समझ ही चुके हैं तो बताओ, अब ये तो समझ चुके हैं तो बोलिए तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज। तो इस कारण हमने ही के साथ हैज लगाया है। बच्चों सब्जेक्ट और हैज हैव लगाने के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। इसमें वर्ब मतलब काम कौन हो रहा है? तो जाने का काम हो रहा है, और जाने का तीसरा रूप होता है गुण, GONE। ये सब याद करना पड़ता है, पहला रूप, दूसरा और तीसरा रूप। इसका कोई मतलब दूसरा शॉर्ट ट्रिक और कोई नहीं होता है, उसको याद करना होता है और प्रयोग करना होता है। अब उसके बाद ये जाना का है तो गति है, और जब गति रहेगा तो टू लिखेंगे। कहाँ जा रहा है? पटना, तो PATNA लिखेंगे। ये P कैपिटल लिखिएगा क्योंकि ये नाम है पटना। वह पटना गया, सेम ऐसे ही बनेगा।
वह पटना गया है, पटना गया दूसरा बन जाएगा, लेकिन वह पटना गया है जब रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये आप समझ चुके हैं अच्छा से। अगर निगेटिव रहेगा तो बना लीजिएगा ना, निगेटिव रहेगा तो बना लेना है, सिर्फ यहाँ पर है जो है के बाद नोट लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट इसका सीख रहे हैं और ये वीडियो का लास्ट रहेगा टेंस, जिसमें हमने प्रेजेंट को अच्छे तरीका से खत्म कर लिया है। अब हम लोग लेकर के आएंगे अगले क्लास में पास्ट के बारे में, तो आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। हम लोग सीख रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बच्चों पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद कर लीजिए कि इसका पहचान हम लोग क्या रखेंगे, इसको कैसे चिन्हेंगे ना, आखिर इसको क्या चीज के आधार पर हम लोग जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये याद कर लीजिए कि अगर कोई कार्य, अगर कोई कार्य, अगर कोई कार्य वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, थोड़ा सा रुकिए, अगर कोई कार्य पहले से शुरू होकर, क्या लिखेंगे बच्चों? अगर कोई कार्य पहले से शुरू होकर, पहले से शुरू होकर, पहले से शुरू होकर अभी भी क्या हो? जारी हो, अभी भी जारी हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी भी जारी हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, चलो इसका अब हम उदाहरण लिखेंगे, या एक और इसका पहचान लिख लो। इसका एक और मैं पहचान लिख पा रहा हूं। अगर किसी वाक्य में से के साथ रहा रही अगर लगा रहेगा तो बताइए उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही एक उदाहरण आने दीजिए। अगर से लगा है और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इस प्रकार से रहे तो उसको भी आप बोल लीजिएगा कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उदाहरण लिखेंगे तो बच्चों आप लोग समझ जाइएगा। जैसे रहेगा मैं 4 दिनों से, मैं 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। क्या बच्चों आप लोग ये समझ चुके हैं? मैं 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों? मैं 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, तो ये जो काम है पहले से शुरू है लेकिन अभी भी क्या है? जारी है। तो एक ही इसका सबसे आसान रहेगा पहचान कि अगर कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी भी जारी हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। चलिए मेन चीज बताओ क्या है? कौन सर? मेन चीज तो अभी आप लिखवाए ही नहीं है, और वो है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर हम लोग के पास होता तो हम लोग इसको कब सॉल्व कर लिए होते ना। चलो तो स्ट्रक्चर अब आप लोग को दे रहे हैं, बता रहे हैं। ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, अब इसमें जुड़ जाएगा बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या है बच्चों? टाइम प्लस अदर वर्ड। कितना जबरदस्त ये हो जाता है स्ट्रक्चर ना। स्ट्रक्चर इसका बहुत डेंजर हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है याद कर। बच्चों आप लोगों को तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। देखो एन स्ट्रक्चर में बता दूं, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा
और इसके तुरंतले बाद नॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद अब बीन आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। क्लियर है? अदर वर्ड आएगा। अगर इसका आई स्ट्रक्चर लिखा जाए, आई स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है, खाली हैज हैव को यहाँ पर और सब्जेक्ट को इसके जगह पर, मतलब हैज हैव क्या आएगा शुरू में और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। क्लियर है? उसके बाद ये जितना है, ये जितना है सेम टू सेम नीचे लिख देना है। क्या करना है बच्चों? सेम टू सेम ये नीचे राइट डाउन यहाँ पर कर देना है। चलो हम करिए कि दिखा रहे हैं। हो तो गया। चलो ये तीनों लिखा गया है स्ट्रक्चर और इसी के आधार पर अब हम इसको बना रहे हैं। आप लोग देखते चलिए, सीखते चलिए। सबसे तो एक जरूरी चीज है कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे ना, और वो मैं सारा चीज सिखा दूंगा। तब हम लोग अगले वीडियो के लिए इंतजार करेंगे और अगली क्लास में सीखेंगे। देखिए मैं 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या बताइए तो क्या होता है आई, और आई के साथ अभी बताया है हैज लगेगा कि है, तो कहिए कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग को पता है आई के साथ तो हैव ही लगेगा नहीं। और उसके बाद क्या लगाना है बोलो तो बीन। क्या लगाना है? बीन। आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब में एज, तो वर्ब इसमें काम कौन सा हो रहा है? तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए होता है टीच, TEACH। उसके बाद ING लगा दीजिए। टीचिंग ऑब्जेक्ट, पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी, तो इसके लिए इंग्लिश लिखेंगे, टीचिंग इंग्लिश। ये ई कैपिटल होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट जो रहता है कैपिटल लेटर लिखा था। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम लोग को सिंस या फॉर लगाना है। ये क्या चीज के लिए लगता है? तो जो से लगा रहता है ना वाक्य में, वो से का अंग्रेजी हम लोग सिंस या फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पर से लिखा है ना, तो से के लिए सिंस या फॉर लिखेंगे। तो ये 4 दिनों से है तो हम लोग फॉर लिखेंगे। बच्चों यही मैं बताने वाला हूँ कि कब हम लोग फॉर यूज करेंगे, कब सिंस करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर हो गया। उसके बाद 4 दिनों से है, तो बताओ तो 4 दिनों के क्या होता है? 4 डेज, 4 डेज। और यही इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। थोड़ा सा अब लास्ट वाला चीज मैं बता रहा हूं कि कब आपको सिंस लगाना है और कब फॉर। सिंस तो ये लिखने के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको आप लोग क्या करोगे? सिंस। लेकिन फॉर का यूज करना होगा तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसको मैं अपने भाषा से समझाऊं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप देखो, जितना कैलेंडर या घड़ी में जो दिखता है, जैसे जनवरी आपको दिखता है क्या? हाँ बताओ, उसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार दिखता है। हाँ 2010, 2011, 2012 ये सब दिखता है। हाँ अब घड़ी में बताओ, घड़ी में बताओ 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से ये सब दिखता है। तो जब ये सब दिखता है उसमें, तो आप समझ लो कि उसमें सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस। जो नहीं दिखता है उसमें फॉर। जैसे कहेगा 4 दिनों से, 4 घंटों से, 4 वर्षों से, 4 सप्ताहों से, ऐसे कहेगा। 4 ही 4 नहीं, मैंने दूसरा भी कहेगा 5 दिनों से, 10 वर्षों से। जब ऐसा कहे कुछ न्यूमरल वैल्यू लेकर के और उसका नाम डायरेक्ट रखे, तो आप समझिए कि ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। और उस समय फॉर का यूज करना होगा। क्या वो करना है? फॉर का यूज करना है। जैसे 4 दिनों से, कोई निश्चित है? निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है कि कब से काम शुरू हुआ है तो फॉर, जब निश्चित रहेगा तो सिंस। बच्चों आप लोग अच्छे से समझे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को पास्ट के सारे टेंस को मैं सिखा करके और फ्यूचर के लिए हम लोग रवाना होंगे और फ्यूचर पे पूरा टेंस खत्म कर दिया होंगे। चलिए दोस्त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।